बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके आज के दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, बेहतरीन हुआ होगा और बामकसद हुआ होगा। ज़िंदगी के हवाले से अक्सर हम प्रोग्राम में बात करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी मैं समझती हूँ कि महज एक लम्हा नहीं है, बल्कि एक मुसलसल सफ़र है। वो सफ़र जिसमें आप हारते भी हैं, जिसमें आप गिरते भी हैं, जिसमें आप सीखते भी हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस सफ़र को किस तरह से लेकर चलते हैं। मैं ये समझती हूँ कि कामयाबी के सफ़र में जो हमारा सबसे कीमती साथी होता है वो होता है हमारा यकीन। जब हम कोई बात एक यकीन से ठान लें तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आती हैं और मुश्किलात से लड़ने का जज्बा पैदा होता है। तो बस हमने अपनी ज़िंदगी में ये जो हमारा कंपेनियन है ना, ट्रस्ट, बिलीव, इसका हाथ कभी नहीं छोड़ना। देखना कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो आज थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी दिखाई दे रही है गुज़श्ता रोज़ की निस्बत, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि शहर में हल्के बादल भी थे, हवाएं भी चल रही थी, लेकिन आज का मौसम जो है वो थोड़ा सा नाखुशगवार बनने वाला है फैसलाबाद के लिए। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 27 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम जो है इसमें ट्रांजिशंस आती रहती हैं। हम देख रहे थे कि 13 से लेकर 16 तक कह रहे थे कि बारिश हो रही है या कहीं हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, तो ये जो दिन थे इनमें मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा हार्ड टाइम आने वाला है फैसलाबाद के लिए, क्योंकि अब गर्मी की शिद्दत में दोबारा से इजाफा दिखाई दे रहा है। आइंदा 24 घंटों में कहीं बारिश का इम्कान नहीं है, अलबत्ता गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, लू चलने का भी खतरा है। इसके साथ साथ हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीरें फॉलो करना होंगी, क्योंकि सेहत के लिए हमें थोड़े थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए। यही कि बग़ैर ज़रूरी घर से ना निकला जाए। जब भी आप घर से निकलें तो कोशिश करें कि अपने साथ वाटर बॉटल लाजमी रखें और सन ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आप गर्मी की शिद्दत से भी बचेंगे। अब बात करते हैं कुछ एक अहम दिन की। मैं समझती हूँ वो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सालगिरह का दिन, बर्थडे का दिन, बहुत सारी दुआएँ भी मिल रही होती हैं और बेस्ट विशेज़ भी मिल रही होती हैं। तो इसी तरह से आज तर्जुमान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चिन्योट मोहम्मद अकरम सागर चौधरी अपनी सालगिरह मना रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं। अरसा गुजर गया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में नए कमरे कोई नहीं बन सके। हमारी जो खस्ता हाल इमारतें, सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात करें तो मोर देन 60 जो बिल्डिंग्स हैं वो डेंजरस होकर उनको लॉक किया गया है, वहां पर बच्चे बैठ नहीं सकते, तो उनको रीबिल्ड करना है। और इस तरह से हमारे बच्चों के पास फर्नीचर मुकम्मल नहीं है बैठने के लिए। और इस तरह से साइंस लैब की बात करें तो 1200 स्कूल तो ऐसे थे जो इन्होंने 4 साल हो गए हैं मिडल से हाई में अपग्रेड किए, तो सिर्फ उन्हीं को ले ले तो उन्हीं में साइंस लैब एक भी नहीं बनी। बिल्कुल। तो इसी तरह से साइंस लैब और कंप्यूटर लैब ये दोनों मौजूद नहीं है। तो बड़ी तादाद में स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत है, जहां पर साइंस लैब की भी ज़रूरत है और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इससे काफ़ी हद तक सहूलियात पूरी होने के इम्कान है, क्योंकि एक अच्छी अमाउंट इस बार रखी गई है। क्योंकि हर साल फैसलाबाद की तरफ से ही सिर्फ 1 अरब रुपए की डिमांड जाती थी कमरों के हवाले से, कि हमें कमरों की कंस्ट्रक्शन के लिए 1 अरब रुपया दिया जाए, लेकिन आज तक मिल नहीं सका। अब देखते हैं कि अब 144 अरब रुपया है, तो यकीनी तौर पर फैसलाबाद के हिस्से में भी अच्छी अमाउंट आएगी। तो अब ये चांसेस हैं कि गवर्नमेंट भी कह रही कि 1 साल के दौरान हम सारी मिसिंग फैसिलिटीज पूरी कर देंगे। तो उम्मीद तो बहुत अच्छी है कि इस बार इन्होंने एक अच्छा बजट स्कूल एजुकेशन को दिया। और पहली बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी यूनिवर्सिटीज के लिए पंजाब लेवल पे बजट जारी किया। तो इससे पहले क्या होता था, सिर्फ HEC पाकिस्तान जो है वो यूनिवर्सिटीज को फंड करती थी। इस बार पहली बार इनकी तरफ से 25 अरब शायद रखा गया है तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए जो पंजाब की हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि अच्छी बात है कि एजुकेशन पे सिर्फ नारे और दावे नहीं और बाकायदा तौर पर फैक्ट एंड फिगर नजर आ रही है कि इस बार पहली बार एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। तो उम्मीद है कि हमारे इसके साथ साथ जो स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है उसके लिए भी 3 से 5 अरब रुपए दोनों के लिए अलग अलग रखे गए हैं, ताकि
जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में फीस देने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में भी मुफ्त तालीम हासिल करें, क्योंकि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पंजाब भर में जो ऐसे स्कूल प्राइवेट जिनको अडॉप्ट करती है वहां पर बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल भी फ्री एजुकेशन देते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स के लिए भी फंड्स रखे हैं, गरीब बच्चों के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन है उसके लिए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को भी फंडिंग दे दी है। और इस तरह से स्कॉलरशिप जो है जो लैपटॉप स्कीम है उसके लिए भी मजीद फंडिंग जो है वो रख दी गई है। और कहा गया है कि इस साल जो 2025-26 होगा उसमें 1,12,000 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। तो यकीनी तौर पर ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि उनको स्कॉलरशिप्स के लिए भी फंड्स रख दिए गए हैं, उनके लैपटॉप्स के लिए भी फंड मौजूद है और बाकी सारी जो स्कीम्स गवर्नमेंट की ऑलरेडी चल रही थी। और इसके अलावा पंजाब में 8 नए कॉलेजेस बनाने जा रही है गवर्नमेंट, और सारे फीमेल कॉलेजेस, ताकि विमेन एजुकेशन जो है उसको एम्पावर किया जाए और उसको मौके दिए जाए। तो इस हवाले से काफ़ी अच्छी कोशिशें और काविशें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से जहांगीर, मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो यकीनन जो पाकिस्तान की नस्लें हैं वो संवर जाएंगी। तो ये वाकई बहुत अच्छा इकदाम है कि अगर पंजाब हुकूमत जो है वो एजुकेशन को काफ़ी संजीदा ले रही है और यहाँ पर चाह रही है कि जो भी हर बच्चा जो है वो स्कूल जाए। हम देखना चाहते हैं कि पंजाब पढ़ेगा तो तभी आगे बढ़ेगा। यहाँ पर मोहम्मद नारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप एजुकेशन के इस बजट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एजुकेशन फील्ड के मिसाल के हवाले से बात करें, टीचर की भर्तियाँ उस तरह से नहीं हैं, बच्चे जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में उस तरह से मौजूद नहीं है, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया माजी में बजट के हवाले से। बजट अनाउंस तो लाजमी होते थे, अब के बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? महविश, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, बजट इस साल का जो है वो बिलाशुबा बेहतरीन बजट है, और जो अमाउंट तय की गई है और जो चीज़ों को मद्देनज़र रखकर और बाकायदा एक फोकस्ड, जिसको हम बजट कह सकते हैं, कि हर चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए बजट दिया गया है तालीम के हवाले से। और यहाँ पर जो हम ओवरऑल अगर देखें मजमूई तौर पर तो हर सेक्टर के लिए बेहतरीन बजट है। और जहाँ पर हम बात कर लेते हैं एजुकेशन में आईटी की, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें ढील दिखाई दी है कि देखें 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं आईटी लेबॉर्टरीज के लिए कॉलेजेस की सतह पर, और उसके बरक्स 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं लैपटॉप स्कीम के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर। तो यहाँ पर यह है कि जब हमारे स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, जैसे कि मैट्रिक के बाद वो इंटरमीडिएट में आते हैं या फिर आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर लैब्स तो हर कॉलेज की ज़रूरत है, और वक्त हाजिर में आईटी को आप पसे पुश्त नहीं डाल सकते किसी भी तरह से। तो यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है और इसको मजीद मद्देनजर रखने की गुंजाइश है कि आईटी के हवाले से जितना काम हो सके उतना किया जाना चाहिए, और मुख्तलिफ ना सिर्फ इसके लैब्स वगैरह की मेंटेनेंस है या नए सिरे से तामीर करना है, बल्कि मुख्तलिफ कोर्सेज मुतारिफ करवाने और इसकी हायरिंग और प्रोफेशनल टीचर्स बाकायदा जो फ़कत किताब से एक कोर्स ना पढ़ाएं आपको आईटी का किताब से कि कंप्यूटर का ये चीज़ हार्ड वर्क ये है, सॉफ्टवेयर ये है, फलां चीज़ें हैं, बल्कि बाकायदा तौर पर वो टीचर्स हों, वो अमला हो जो चीज़ों को ना सिर्फ तख्लीक करे बल्कि तख्लीक करके स्टूडेंट्स के अजहान में डालने के काबिल हो। तो आईटी की सतह पर बढ़ोतरी की जा सकती है, बेहतरी भी लाई जा सकती है, और इसका जो मार्जिन है इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर आप 15 अरब रुपए लैपटॉप स्कीम के लिए मुख्तस कर रहे हैं तो उन लैपटॉप को इस्तेमाल करने के लिए सही मानों में उनकी सिखलाई के लिए उस हवाले से भी आपको काम ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। और दूसरी सतह पर हम देख रहे हैं कि स्कूलों में जो मील का है, मील के हवाले से जो काम किया जा रहा है उसमें 7 अरब रुपए रखे गए हैं। ये बहुत अच्छी काविश है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत बिलाशुबा बहुत बड़ा अलमिया है, और अगर वो स्कूल की सतह पर उनको डील किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं बैरूनी ममालिक में कि बाकायदा स्कूल्स में लंच की प्रॉपर इंतजामात होते हैं, मील का ख्याल रखा जाता है, उनकी सेहत का बाकायदा टेस्ट होते हैं सारे के सारे। तो उन चीज़ों को मिलाकर अभी इसमें बेहतरी की मजीद गुंजाइश है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये बजट एक ऐसा बजट है जिस पर इत्मीनान का इजहार किया जा सकता है। मुख्तलिफ सतहों पर मुख्तलिफ तरीक़ोकार से मुख्तलिफ चीज़ों पर बहस की जा सकती है कि ये बजट का इतना हिस्सा यहाँ पर आया जाए, इतना हिस्सा यहाँ पर आ जाए। जैसे कि आईटी को हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस की सतह पर पसे पुश्त डाला गया, या यूं कहें कि शायद उस तरह से नहीं डील किया गया। तो इसमें गुंजाइश है, इसका बजट बढ़ाया जा सकता है और या फिर बेहतरी की जा सकती है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए एजुकेशन का बजट तो ये एक रिलायबल बजट। वाकई मोहम्मद नारू, एजुकेशन का बजट जो है इस साल वाकई इस बात को साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के जो निज़ामात हैं
हैं या कहीं पर हम देख रहे थे कि इश्यूज आ रहे थे माजी में, उन इश्यूज को समझा भी गया है। अब ये देखना है कि बजट अनाउंस हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस हद तक होती है, उसके जो समरात हैं वो किस हद तक हमें आने वाले 1 साल में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जहांगीर अशरफ, इसी पॉइंट से मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। जो मोहम्मद अली नारू ने बताया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल एक अहम मौजू भी है। दुनिया देख रहे हैं कि तरक्की की राह पे गामजन है। आप इस चीज़ को इस बजट में किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको भी ये लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई है? इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी समझूंगी और जानूंगी भी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में एजुकेशन बजट के हवाले से। साल 2025 और 26 का माली बजट जो है वो अनाउंस कर दिया गया और एजुकेशन के लिए एक अच्छी रकम जो है वो मुख्तस की गई है। लेकिन इसी के साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन के लिए जो रकम जो है मुख्तस की गई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ जो है जहाँ पर पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ना समझ रही है बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस को जानती भी है और बहुत ज़्यादा रिवॉल्व भी हो रहे हैं। क्या हमने पंजाब हुकूमत ने जो है इस चीज़ को अपने बजट में इम्प्लीमेंट किया है, शामिल किया है, या यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि शायद बजट में थोड़ी सी ज़्यादा रकम एक्सेस की जा सकती थी? इस पर जहांगीर अशरफ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप समझते भी हैं, जानते भी हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि बजट में जो रकम इंफॉर्मेशन सेक्टर को दी जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, क्या वो काफ़ी है या यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई है? अच्छा, इसमें चूंकि फेडरल और पंजाब दोनों की डिफरेंट डोमेन्स हैं, तो जो फेडरल है उसकी तरफ से ऑलरेडी नेवटेक और इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें फ्री स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है। वो चाहे गवर्नमेंट के इदारे हो चाहे प्राइवेट इदारे हो, जो नेवटेक से अलहाक शुदा हैं वहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है स्किल बेस्ड। और इसके साथ साथ डीजी स्किल्स के नाम से वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जो कि फेडरल की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उनकी तरफ से भी बेशुमार ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप घर बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं होती है, गवर्नमेंट खुद उसको इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाती। पंजाब सतह पर चूंकि उसकी इतनी ज्यादा जरूरत मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि फेडरल में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी वो हैं कि आपके बेशुमार, आप इर्द गिर्द देखें कि प्राइवेट सेक्टर वो भी फ्री IT की तालीम दे रहे हैं गवर्नमेंट के साथ जो चल के, और जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं वो भी इस तरह के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिसमें टेप्टा भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स है और बाकी सारी चीजें। ये पंजाब में जो बजट जारी किया गया ना, ये खालिस्तान जो स्कूल और कॉलेजेस है ना वहाँ की अपलिफ्ट के लिए है। इसमें डायरेक्टली वो बच्चे फायदा उठाएंगे जो ऑलरेडी स्कूल कॉलेजेस में आ रहे हैं। वो एजुकेशन उन बच्चों के लिए जो स्कूल्स में या पढ़ाई अपनी मैट्रिक के बाद छोड़ चुके हैं या इंटर के बाद छोड़ चुके हैं। दोनों की ऑडियंस अलग अलग है। पंजाब हुकूमत अपने तालीमी इदारों को अपलिफ्ट करेगी, वहां जो बच्चा मैट्रिक और इंटरमीडिएट पढ़ रहा है उसको कंप्यूटर के हवाले से, साइंस लैब के हवाले से वो चीजें फराहम करेगी। अच्छा, कॉलेजेस की जो बात हुई कि कॉलेजेस में 2 अरब हैं, तो कॉलेजेस हैं ही थोड़े तादाद में। सही। सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो 2000 स्कूल हैं और सिर्फ 50 कॉलेज हैं। सही, ये बहुत कम नंबर नहीं समझते आप जहांगीर? तो 50 कॉलेज हैं। अच्छा, रीजन ये है कि हमारे यहाँ चूंकि फैसलाबाद में पढ़ाई का रुझान और ट्रेंड जो है ना वो बड़ा एक अजीब सा है कि यहाँ पर कभी भी हम शरह ख्वानगी बढ़ा नहीं सके। मैट्रिक के बाद हमारा जो बच्चा है उसमें से 50,000 बच्चा हर साल एजुकेशन से आउट हो जाता है। मैट्रिक में बच्चा पीर होता है 1.25 लाख, इंटरमीडिएट में बच्चा पीर होता है 1 लाख, 1.25 लाख। तो इसका मतलब कि हर साल हमारा मैट्रिक के बाद तकरीबन 50,000 बच्चा जो है वो आउट हो जाता है एजुकेशन से। अच्छा, उसमें कई रीजन हैं। एक रीजन ये भी है कि हमारे कॉलेजेस कम है, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता हमारा पेरेंट, और दूसरा ये है कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है हमारे पेरेंट्स की, चूंकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि मैट्रिक के बाद जल्दी से किसी मिल में लग जाए तो अर्निंग हैंड बन जाए बच्चा। तो हमारे यहाँ एक ये इशू है कि लेबर क्लास ज्यादा होने की वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेटली पढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल, और उससे आगे जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो उससे भी 50% से भी ज्यादा कट लग जाता है।
तो हमारे यहाँ मेन जो बच्चा है गवर्नमेंट के पास एजुकेशन में वो स्कूल लेवल पर है, क्योंकि सिर्फ फैसलाबाद में ही 7.5 लाख बच्चा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉलेजेस में लगाएं तो ये हजारों में, हजारों की लाखों में नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को नो डाउट फोकस करने की जरूरत है इंटरमीडिएट कॉलेजेस लेवल पर, और यूनिवर्सिटीज में भी काफी हद तक फैसिलिटीज मौजूद है, क्योंकि अब पाकिस्तान में काफी यूनिवर्सिटीज की तादाद बढ़ चुकी है। ठीक है, आप फैसलाबाद में ही देख लें, जीसी यूनिवर्सिटी है, विमन यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पर मौजूद है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस मौजूद है, 2 से 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मौजूद है। तो ये ऑप्शन यूनिवर्सिटीज लेवल पर है, लेकिन वो फी अफोर्डिंग का आ जाता है। बिल्कुल, ये एलिमेंट आता है कि हमारे वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को कॉलेज की फीस नहीं दे सकते, वो एनुअल की बजाय पर सेमेस्टर बाहरी फीसें कैसे देंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारा अक्सर जो बच्चा है वो मैट्रिक इंटर के बाद एजुकेशन से आउट हो जाता है, और वो किसी मिल में, किसी वर्कशॉप में, किसी भी जगह पर वो इंगेज होके अपना रोजगार की तलाश में चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह हुकूमत को मैं समझता हूँ कि मैट्रिक तक जो हम कहते हैं ना फ्री एजुकेशन, जरूरत तो उसके बाद है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इंटरमीडिएट में मजीद लोग को फैसिलिटेट करें। बिल्कुल इसी तरह से फ्री एजुकेशन में समझती हूँ कि एजुकेशन इज फॉर एवरीवन, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मोहम्मद दिनारो, मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ, हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी की है एजुकेशन को लेकर, और ये करनी भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हमारे पंजाब के हवाले से बात करें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का दरवाज़ा तक नहीं देखा होता, स्कूल का गेट तक नहीं देखा होता। अब उन्हें स्कूल में लेकर आने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इनिशिएटिव लेने की जरूरत है आपकी राय में? देखिए महविश, ये जो बजट है, अगर इसकी अमाउंट देखी जाए और देखा जाए कि किस तरह से इन्होंने तालीम को डील किया है, तो वहां पर हम बिलाशुबा कह सकते हैं कि भाई वाह, कमाल कर दिया। ये बजट इस तरह का है कि इतने बड़े पैमाने पर आपने तालीम को फोकस किया है। अब यहाँ पर होता ये है हमारे कि अमली तौर पर हमने जो चीज़ें करनी है, बाकायदा बजट के बाद जो हमारी फंड्स हैं, जो मुतल्लिका रकम है, वो मुतल्लिका इदारों तक पहुंच सके और बाकायदा वहां पर इन्वेस्टमेंट हो और वो हमें दिखाई भी दे। हमारे जैसे कि अभी जहांगीर भाई ने जिक्र किया कि पब्लिक के इदारे हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनमें वाज़ेह तब्दीली दिखाई भी देनी चाहिए। हमारे आज भी ये जो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में फर्क है, या जो एक हमारा बना हुआ है जहन भी नहीं बना बल्कि हकीकत है कि प्राइवेट स्कूल हमेशा किसी न किसी अंदाज में सरकारी स्कूलों से आगे होते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज से आगे होते हैं। यूनिवर्सिटी की सतह पर खैर वो मामलात और हो जाते हैं, लेकिन जो स्कूल की सतह है वहां पर यह चीज अब नहीं रहनी चाहिए। स्कूलिंग हमारी एक किस्म की कह लें कि वीआईपी होनी चाहिए बजट के एतबार से, कि उनमें वो पैसे लगने चाहिए और स्किल्स हों। अब यहाँ पर कई किस्म के चीजें आ जाती हैं, वहां पर हमारी मैनेजमेंट भी आ जाती है, वहां पर हमारा चेक एंड बैलेंस भी आ जाता है, चीजों को डील करना, और फिर टीचर की हायरिंग भी आ जाती है, टीचर्स का खुद पैशनेट होना कितना है। तो मजमुआ कलाम ये कि हर चीज को हमने फोकस करना है। जैसे हम अभी आईटी की बात कर रहे थे, तो आईटी के मैं आपको बताता चलूं कि हम स्किल्स के हवाले से क्या कर रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीएम आईटी पार्क के लिए हमने 5 बिलियन रखे हैं, बड़ी अमाउंट है। इसी तरह से हमने एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ गवर्नेंस के हवाले से 175 मिलियन रखे हैं, और ई लाइब्रेरीज के लिए हमने 600 मिलियन रखे हैं। अब यहां पर देखा जाए कि जो हमारा एआई है और ई लाइब्रेरीज है, बिलाशुबा आपने बजट रखा है और आपने चीजें देखी भी होंगी, लेकिन एक चीज वाजे है कि एआई हमारी जरूरत बन चुकी है। हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एआई का इस्तेमाल, अब हमारे यहां पर एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो किस तरह से हो रहा है। एक पिक मैंने अपलोड की, मुझे इसकी बुढ़ी सी पिक बना दो, ये ओल्ड कैसा दिखेगा, ठीक है। एक मैंने चीज अपलोड की, अब मुझे इसका नेक्स्ट वर्जन बता दो, ये कैसा होगा। मतलब कि कोई तख्लीकी काम हम एआई से भी नहीं ले रहे हैं कि हमने उससे कोई चीजें डील करनी है, कोई आगे बढ़ना है, कोई मसला नहीं हमारा। अब यहां पर होना ये चाहिए कि ये जो 175 मिलियन हमने मुख्तस कर दिए हैं, ये छोटी रकम नहीं है, और आइंदा इसमें मजीद इजाफा करना चाहिए। लेकिन ये 175 मिलियन का हमने इस्तेमाल क्या करना है, आईटी में क्या लेके आना है, एआई को हमने किस तरह से बनाना है। हमारे यहां पर अलमिया ये है कि एआई का इस्तेमाल ही नहीं जानते हम, और वही फिर से वही नकल दर नकल के एक चीज पूछनी है, पूछ ली, सीखनी है, सीख ली, वही करता, कुछ नया हमने करना नहीं है। तो यहां पर बाकायदा हम जैसे कह रहे हैं कि जनाब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है,
आप बड़े पैमाने पे कर भी रहे हैं और वो दिख भी रही है, लेकिन उसका फायदा तब होगा जब अमलन हमें वो चीजें होती दिखाई देंगी, हमारे स्टूडेंट्स में शऊर आता हुआ नजर आएगा, उनकी डिबेट में शऊर आता हुआ नजर आएगा, और उनके अमली जो काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, थीसिस हैं, कोई भी चीज है, उनमें वाज़े आलमी सतह पर हम कहीं भी नहीं है। आप देख लें कि आईटी में हमारा एक मकाम है और डार्क वेब पर जितने हैकर्स हैं उनमें से बड़ी तादाद पाकिस्तान की है, पाकिस्तानियों की है, ठीक है। अब वो जो अजहान इस कामों में चले हुए हैं वो सही मानों में सही सतह पर आकर हमारी आलमी सतह पर क्यों नहीं हम ये उजागर कर पा रहे, उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है, आगाही नहीं है, उनको सही समत नहीं दिखाई जा रही कि आप किस तरफ जा सकते हैं। तो बाकायदा आप बजट लगाएं, और ये बजट एक जबरदस्त बजट है जिसमें हम सही मानों में चीजों को अखज़ भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और ये जो हम हर साल रोना रोते हैं, फंड्स नहीं है, फलां नहीं है, इमारत नहीं बन पाई, ये चीजें नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई, तो ऐसे बजट के बाद ये तो लवाजमात वैसे ही सवालात खत्म हो जाते हैं। यहां पर आ जाकर सिर्फ एक इशू रह जाएगा, वो होगा मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटर का इशू, कि हमने इनको मैनेज कैसे करना है, चीजों को लेकर कैसे चलना है, और एक साल में ये जो बजट है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरह से है। अब पंजाब हुकूमत जो है साल 2025 और 26 का बजट पेश कर दिया है, लेकिन एक साल में इस बजट को, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करवाने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा चैलेंजेस भी आएंगे, थोड़ी स्ट्रगल भी आएगी। देखना ये है कि अब ये बजट कितनी खूबसूरती से जो है वो इंप्लीमेंट कराया जाता है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। नौजवान नस्ल जो है वो किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का असासा होती है, और जब नौजवान नस्ल को एक डायरेक्शन मिलती है, एक समत मिलती है, तो यकीनन जो मुल्क हैं वो तरक्की करते हैं। और इस नौजवान नस्ल को डायरेक्शन हम किस तरह से दे सकते हैं, उसकी एजुकेशन पर काम कर कर, उसे राइट पाथ मुहैया कर कर। ऐसे में पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है, वाकई ये खुशाइन बात तो है कि 800 से ज़ायद का जो 800 ज़ायद अरब जो है बजट एजुकेशन के लिए मुख्तस किया गया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो बच्चा जो आज किसी शराब पे बैठ के शूज़ पॉलिश कर रहा है, वो कल को एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। इन बच्चों को स्कूल लेकर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि क्या ये चीज़ हमारे बजट में शामिल हो रही है, क्या ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, वो बच्ची जो आज अपने घर में कहीं पर काम कर रही है लेकिन एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है, उसको उस ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या हुकूमत को इक़दाम कर रही है कि नहीं कर रही, क्या इस चीज़ को बजट में या बजट की तरजीहात में शामिल किया गया है या नहीं। इस पे जहांगीर अशरफ मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, कच्ची आबादियों के लोग देख लें, वो बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन मैं समझती हूँ वहाँ पर भी कोई ना कोई डॉक्टर छुपा होगा, वहाँ पर भी कोई ना कोई काबिल इंजीनियर छुपा होगा। अब ऐसे बच्चों को स्कूल लेकर आना मैं समझती हूँ किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस बजट में ये चीज़ आपको कहीं नजर आई है, ऐसे लोगों को स्कूल लेकर आने के लिए इक़दाम किए गए हैं? गवर्नमेंट ने अपने मेयार तालीम को बेहतर बनाने के नाम पर और ड्रॉप आउट ख़त्म करने के नाम पर 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अच्छा, इसका मकसद यही है कि ड्रॉप आउट जो बच्चे स्कूल आ जाते हैं वो छोड़ जाते हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल आए नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ड्रॉप आउट की भी है। जैसे हम कह रहे हैं कि मैट्रिक के बाद तकरीबन 50,000 बच्चा हर साल ड्रॉप आउट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी फोकस किया है कि कोशिश करे कि क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करे ताकि बच्चा स्कूल से जाए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, जो एक माजी में ट्रेंड था कि मार नहीं प्यार का जब नारा लगा रहा, उससे पहले बच्चे सिर्फ तशद्दुद की वजह से स्कूल छोड़ जाते थे। अच्छा, अब उन्होंने कहा मार नहीं प्यार से एक स्टेप और आगे जाने की जरूरत है और हमें अपना क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने की जरूरत है ताकि बच्चा स्कूल आए तो स्कूल छोड़ के ना जाए। तो इसके लिए अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जो प्ले ग्रुप्स हैं उनको भी अट्रैक्टिव बनाया गया, वहाँ पर सेपरेट स्टाफ भी दिया गया, वहाँ पर LCDs भी लगाई गई ताकि बच्चों को एक्टिविटीज से, कार्टून की मदद से और बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह पढ़ाया जाए। गो कि ये तमाम स्कूल्स में पॉसिबल नहीं हो सका। अभी भी तकरीबन 30 से 40% स्कूल्स में ये ECE रूम्स होंगे, बाकी स्कूल इससे महरूम है। तो इसको तो फैलाना चाहिए पूरे। अभी मेरा ख्याल है कि फंड्स कम है इस प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए
तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा कि अगले साल भी तमाम स्कूल्स में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से प्रॉपर इंतजाम मौजूद हो। इसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है, और वो बच्चे जो बिल्कुल आप कह रही कभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का काम कर रहा है। और फैसलाबाद में 200 से ज्यादा ऐसे स्कूल्स बने हुए हैं, लिटरेसी सेंटर्स, जो कि एक कमरे का स्कूल है, वो जस्ट लाइक ट्यूशन सेंटर है। वो कोई भी लड़का या लड़की गवर्नमेंट के साथ मिलकर लिटरेसी सेंटर डेवलप करता है अपने घर में, अपनी बैठक में, या किसी मुखैर हजरात से एक कमरा लेकर वहां पर इलाके के बच्चों को इकट्ठा करके वो प्राइमरी तक एजुकेशन देता है। बिल्कुल। उन बच्चों को भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी किताबें मुफ्त फराहम करती है, उस टीचर को सैलरी देती है, और प्राइमरी तक का सिलेबस उनको कवर करवाया जाता है। अच्छा, उन बच्चों में से जो प्राइमरी कर जाता है उसको वो करीबी सरकारी स्कूल में 6ठी जमात में दाखिल करवा देते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत ऐसे जगह आज भी मौजूद है जहां पर करीब तरीन गवर्नमेंट स्कूल मौजूद नहीं है। तो उन स्कूल्स को आइडेंटिफाई करना लिटरेसी डिपार्टमेंट का काम है, और लिटरेसी डिपार्टमेंट सोशल मोबिलाइजर्स की मदद से, लिटरेसी मोबिलाइजर्स की मदद से उस इलाके में ऐसे बच्चे या बच्चियां ढूंढते हैं जो क्वालिफाइड हों और अपने घर में बच्चों को ट्यूशन टाइप पढ़ा सके, क्योंकि उन इलाकों में ट्यूशन की फीस 500 भी नहीं बच्चा दे सकते। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि पेरेंट्स से आपने फीस कोई नहीं लेनी, जस्ट लाइक ट्यूशन सेंटर, आप लिटरेसी सेंटर गवर्नमेंट के बिहाफ पर चलाएंगे, गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी और आप बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। तो इस तरह से मोर देन 200 जो लिटरेसी सेंटर्स हैं वो फैसलाबाद में चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल तक नहीं पहुंच पाते उनको वो वहां पर लिटरेसी सेंटर में एजुकेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, और इकदाम के साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि प्रैक्टिकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें जो मैं समझती हूँ कि हमारी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। अगर किसी को अवेयरनेस हो, वो देखे कि आसपास अगर कहीं पर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो मैं समझती हूँ कि एक इनफरादी तौर पर भी हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर बच्चा जो है वो तालीम हासिल करे, और हम मिलकर पाकिस्तान को एक बहुत कामयाब मुल्क बनाएं। यहाँ पर मोहम्मद अली नारू, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी, हम देखते हैं कि जो हमारे शहर के स्कूल होते हैं, सिटीज़ एरिया में स्कूल होते हैं, वो तो प्रॉपर चेक भी हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बजाय हम थोड़ा सा जाएँ मज़ाफ़ाती इलाकों में, दही इलाकों में, वहाँ के स्कूल्स में थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है, वहाँ पर चेकिंग भी उस तरह से नहीं हो रही होती। तो ये जो डिफरेंस है प्राइवेट स्कूल्स का तो एक अलग बात है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही डिफरेंस है शहर के और दही इलाकों में, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या इस बजट में ये डिफरेंस दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है? अच्छा देखें, अगर तो हमने चेक एंड बैलेंस की बात करनी है तो वो तो सिटी हो या उसके सदर के इलाके हों, दही इलाके हों, वो तो हर जगह पर अफसरान मुतल्लिका ड्यूटी पर हैं। अब वो ड्यूटी किस तरह अंजाम दे रहे हैं ये बात एक अलग बात है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की या इनमें बेहतरी की स्कूल्स में। देखें आप, इस बार जो फैसिलिटीज़ की मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको मुकम्मल करने के लिए 40 बिलियन रखे गए हैं स्कूल्स में, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा आपने बजट रखा है फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। अब ये हमारा शहर का जो सिटी एरिया है इसके ही स्कूल्स में आप चले जाएं और 1 बाय 1 कोई 20 से 25 स्कूल आप विजिट कर लें तो आपको पता चलेगा कि कहीं पर पानी का सही इंतजाम नहीं है, कहीं पर वॉशरूम की सूरत हाल बेहतर नहीं है, कहीं पर जो तफरीही जो पार्क है मुतल्लिका ग्राउंड का उसमें सहूलत नहीं है, ठीक है, और कंटीन ना होने के बराबर होती है, अगर हो भी तो जो ब्रेक टाइम में थोड़ी बहुत वो भी कोई खाना कोई बहुत अच्छी सतह कर नहीं होता है। हमने देखना है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं अपनी इमारत के साथ, सहूलियात के साथ, और जो चीज़ें चीदा वजाहत करके उनकी वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा फीसें बटोरने का सिलसिला उनकी जानिब से जारी है। नो डाउट कि तालीम का मेयार भी अच्छा है। अब यहाँ पर आप सरकारी स्कूल में देख लें कि इतने बजट होने के बावजूद, इतने फंड्स होने के बावजूद, और सबसे बढ़ करके इनके बकौल इनका जो टीचर है वो प्राइवेट सेक्टर के टीचर से बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी है और पढ़ा लिखा है और समझदार भी है, लेकिन दोनों स्कूल्स के जो नताइज हैं वो बता देते हैं कि जनाब आपने कितनी मेहनत की है या कितनी नहीं की है। अब देखें, बच्चों को, जैसे हमने आगाज में बात की, बच्चों को स्कूल तक लाना पढ़ाना अच्छी बात है। आप उनको, अगर एक बच्चा मैट्रिक भी कर लेता है,
इंटर भी कर लेता है, बुनियादी तौर पर तो उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसको बुनियादी शऊर हो, लेकिन वो उसके बरक्स कोई अच्छा काम कर रहा है, उसके कोई पास हुनर है, वो इंटर के बाद वो हुनर में अपने में मुहाना कोई लाख 2 लाख कमा रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पढ़ाई वो, तालीम वो, तरबियत वो जो उसने किताबें पढ़ लेनी है। हमारे यहाँ पर गैर निसाबी, हम क्यों कहते हैं कि गैर निसाबी जो सिलेबस पढ़ने का रिवाज खत्म होता जा रहा है, किताबें कोई भी ले लें आपको कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। अब हमने क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हमारी ये जो इमारत होती है ना लाल कलर की, इसकी मुझे साइकी नहीं समझ में आती। ये जो सरकारी इमारत है या सरकारी स्कूल है, इसको लाल ही क्यों रखा हुआ है हमने? ये प्राइवेट स्कूल्स की तरह चमकता क्यों नहीं है? इसकी इमारत क्यों इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई नहीं देती? इसके कमरे कुशादा हैं, लेकिन कुशादा होने के बावजूद वो सहूलियात नहीं दिखती। अभी तक ये देखें कि अभी हमने बजट की बात कर रहे हैं, इतने बड़े बजट में सोलर के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं हमें मिला है कि स्कूलों में सोलर सिस्टम नस्ब किए जाए और बाकायदा जो क्लासेस हैं वो एयर कंडीशन की जाए। ये देखें अब मई तक गया है हमारा स्कूल, बच्चे गर्मी में बैठे हैं, अप्रैल में गर्मी का आगाज हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर इसमें बेहतरी की गुंजाइश है कि जनाब आप प्राइवेट सेक्टर से पीछे क्यों हैं? अब तक आपके पास बजट है, आपके पास पैसे है, टैक्स आप इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा करते हैं और आ जाकर अच्छा अगर स्कूल्स में क्लासेस में एसी नहीं है तो फिर सरकारी दफातर में एसी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस्लाहात रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बजट में यकीनन एक अच्छी रकम मुख्तस की गई है। अब देख रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी कामयाबी से करवाती है पंजाब गवर्नमेंट। अभी वक्त से एक छोटी सी ब्रेक की मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। हर साल बजट में एजुकेशन के लिए जो रकम मुख्तस की जाती है, मैं ये समझती हूँ वो सरमायाकारी है। उन ख्वाबों में जो हम अपनी नौजवान नस्ल को दिखाते हैं, वो ख्वाब जो हमारे मुल्क को एम्पावर कर सकते हैं, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छी रकम मुख्तस की है, लेकिन अब ये समझना है कि पहले हमारे जो एजुकेशन के मसाइल हैं वो क्या है, क्या वो समझे गए हैं? अब देखते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कमी थी। यकीनन पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अच्छा बजट यहाँ पर किया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो अक्सर हम टीचर्स या कभी स्कूल्स का विजिट करें तो जहांगीर अशरफ आपने भी देखा होगा, बल्कि आपने अक्सर ये बात प्रोग्राम में भी की है कि हमारे यहाँ टीचर्स या स्टाफ की कमी देखने में आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हमने एजुकेशन के लिए एक अच्छी रकम मुख्तस की है, लेकिन जहाँ पर भर्तियों के हवाले से बात हो रही है तो वहाँ पर कोई बजट रखा गया है कि यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई है? भर्तियों के हवाले से बजट में कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि हम फ्यूचर में टीचर रखने जा रहे हैं। अच्छा, पिछले 5 से 6 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अच्छा, उसका नुकसान क्या हो रहा है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में असातिज़ा जो है वो हर साल तकरीबन सिर्फ फैसलाबाद में ही हर साल 500 टीचर रिटायर होता है। तो इन सालों में तकरीबन 4000 से ज़ायद टीचर रिटायर हो चुके हैं। और इस वक्त सिर्फ फैसलाबाद में जो टीचर्स की खाली सीटें गवर्नमेंट स्कूल्स में वो 5 से 6000 के दरमियान है। अच्छा, ये एग्जैक्ट फिगर इसलिए अब नहीं हम बता सकते क्योंकि अब तकरीबन 200 स्कूल प्राइवेट हो चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, उनमें जो 4-4 सीटें थी हर स्कूल में, इसका मतलब कि 800 के करीब वो सीटें गवर्नमेंट ने वैसे ही खत्म कर दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 से 6000, क्योंकि 6000 सीटें खाली थी फैसलाबाद में। सही। तो 200 स्कूल निकाल दे, उनकी 800 सीटें निकाल दे, तो अभी भी 5000 से ऊपर सीटें खाली हैं सिर्फ फैसलाबाद में। ओवरऑल पूरे पंजाब की बात करें तो तकरीबन 1.25 लाख सीट जो है वो पूरे पंजाब में टीचर्स की खाली थी। इन्होंने जो स्कूल आउटसोर्स किए हैं और उससे तकरीबन इन्होंने कहा है कि 30,000 के करीब टीचर्स की सीटें हमने खत्म कर दी। फिर भी अगर बात करें तो तकरीबन 75,000 के करीब सीटें तो फिर भी इन्हें मजीद चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स को पढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इनका फोकस ये है कि नए टीचर्स भर्ती करने की बजाय जो ऑलरेडी स्टाफ है उनको इकट्ठा करें और जिन स्कूल्स में कम टीचर रह जाए उनको आउटसोर्स कर दें। तो इस वक्त जो अगला फेज आने वाला है उसमें पहले इन्होंने सिंगल टीचर स्कूल को आउटसोर्स किया कि जहां पर एक टीचर था, उसके बाद 2 टीचर वाले स्कूल्स को इन्होंने आउटसोर्स किया। ठीक है। अब करेंगे जिन स्कूल्स में 2 टीचर हैं, तादाद कम है, या 3 टीचर हैं, तादाद कम है, ये 2 पैरामीटर लगाकर मजीद स्कूल्स को आउटसोर्स कर देंगे। अब क्या होगा, उनकी भी हर स्कूल में गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक जो प्राइमरी स्कूल है ना उसमें
कम से कम 4 टीचर होने चाहिए। इसका मतलब जो प्राइमरी स्कूल भी है अगर वो आउटसोर्स करेंगे तो 4 सीटें खत्म। बिल्कुल। तो अगर 200 स्कूल फैसलाबाद में किए तो 800 सीटें खत्म। तो गवर्नमेंट सीटें खत्म करने की प्लानिंग की तरफ जा रही है कि स्कूल्स को आउटसोर्स करें। इनका प्लान है कि आधे स्कूल हम रखें, आधे आउटसोर्स कर दें। अगर पूरे पंजाब में 50,000 स्कूल है तो इनका आइडिया है कि 25-30 हजार स्कूल गवर्नमेंट रख ले, बाकी को 20-25 हजार स्कूल जो है ना वो आउटसोर्स कर दे। लेकिन जहांगीर यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आउटसोर्स की तरफ हम लोगों का एक ट्रेंड बन गया है या रुझान है या हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल हो रही है कि वो आउटसोर्स पे ज़्यादा बिलीव करिए। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ रिपोर्टर, आपने स्कूल्स भी विजिट किए होंगे आउटसोर्स होने के बाद, आप क्या चाह रहे हैं कि जो हुकूमत चाह रही है नतीजा इन स्कूल से हासिल करना वो कहीं ना कहीं रिसीव हो रहा है? अच्छा, कुछ स्कूल्स में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वहां पर बच्चों की तादाद मल्टीप्लाई हुई है 3 to 4 टाइम्स। सही। क्योंकि जो इन्होंने सबसे पहले फेज में स्कूल दिए थे उनमें तादाद थी 30 बच्चे, 40 बच्चे, 25 बच्चे और वहां पर सिंगल टीचर। आज उनमें से अक्सर स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की तादाद 200 क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, प्राइवेट वाले का एक फार्मूला है कि अगर बच्चे लेकर आएगा तो उसे कोई प्रॉफिट होगा। सही। क्योंकि गवर्नमेंट ने बच्चों की फीस के अकॉर्डिंग उनको पैसे देने हैं। जितने वो ज्यादा बच्चे करते जाएंगे दाखिल उतने ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है। ठीक है। अब गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं है, टीचर को जितनी सैलरी मिलनी है उतनी ही मिलनी है, बच्चे 10 हो या 100 हो। तो गवर्नमेंट टीचर कभी भी उतनी एफर्ट नहीं करता जितनी प्राइवेट कर रहा है। सही। समझ रही बात कि अगर वो टीचर है उसको सैलरी मिल रही है फॉर एग्जाम्पल 50,000, 60,000, 1 लाख, बच्चे 10 हो या 100 उसको उतनी सैलरी मिलनी है। वो कहता है मैं क्यों सरदर्द लूं दाखला बढ़ाने बिल्कुल की। सही है। अच्छा, दूसरी तरफ वहां पर जब टीचर ही 1 है या 2 है, मैं एज अ पेरेंट वहां पर विजिट करूंगा बच्चे को दाखिल करवाने के हवाले से, मुझे पता चलेगा जनाब 6 क्लासेस को पढ़ाने के लिए 1 टीचर है या 2 टीचर है, तो मैं अपने बच्चे को वहां तो नहीं भेजूंगा। बिल्कुल सही हो गया। अब जब आउटसोर्स हो रहे वो स्कूल तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर अपने टीचर्स को पूरा कर रहा है। बिल्कुल इसी वहां तरह पर 4 से 5 टीचर वो हायर करता है। अच्छा, यहाँ पर ये काफी है बहस कि उनकी सैलरीज के इश्यूज हैं। जाहिर सी बात है जहांगीर, जब स्कूल्स को आउटसोर्स किया गया है, कहीं पर अच्छे नताज निकल रहे हैं, कहीं पर थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, तो अगर ये मॉडल इंप्लीमेंट हो रहा है और इसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे साबित हो रहे हैं तो यकीनन ये एक अच्छी प्रैक्टिस साबित होगी। यहाँ पर मोहम्मद अली नारू, आप ये बताइए मुझे कि अगर ये बजट हम देख रहे हैं कि हमने इस बजट को बहुत अच्छे से जायजा लिया है, देखा है कि कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पर बेहतरी की जरूरत थी और कहाँ पर बेहतरीन रहा है ये बजट, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये बजट इंप्लीमेंट हो जाता है तो आप 1 साल बाद स्पेशली फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो हमारे तलीमी निज़ाम को कहाँ पर देख रहे हैं? देखें, 1 साल में तालीमी निज़ाम में कोई वाज़ेह फ़र्क तो नहीं आता म्यार में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है और हमारे जो ज़ाहिर के मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जहाँ पर हम रोना रोते हैं फ़ंड्स की कमी का, ये चीज़ें रह गई, फ़ंड्स नहीं है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो सारे मसाइल इस बजट में ख़त्म हो सकते हैं। अच्छा, अब रहेगी म्यार की बात, तो उसके लिए हम बारहा कहते हैं कि जनाब आप टीचर्स, जो आपके टीचर्स हैं वो आपके प्रोफेशनल लोग होने चाहिए कि जिनमें फ़कत एक सुबह 8 से शाम 3 या 4 वाला जो जज्बा है जॉब का वो ना हो, बल्कि वो उस जुनूनी हद तक प्रोफेशन के साथ अपने जुड़े हुए हों कि उन्होंने एक कौम बनानी है, बच्चे तैयार करने हैं, ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कल इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे और वो बेहतरी के जानिब लेकर जाएंगे इस मुल्क को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो आज आकर फोकस है वो टीचर पे होता है और टीचर को इस हुकूमत ने सबसे पीछे फेंका हुआ है। वो भर्तियों के एतबार से हो या जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि निजकारी की जानिब जा रहे हैं, निजकारी की जानिब तो हम मजमूई तौर पर जा रहे हैं, हर महकमे की सतह पर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये हो जाता है फिर कि ये जब सरकारी सतह पर ये चीज़ें चल रही हैं तो बेहतर नहीं है, वही चीज़ें जब निजकारी की जानिब जाती हैं या निजी होने के बाद में उनके वाज़े फ़र्क आ जाता है, हालांकि जो सरकारी सैलरीज हैं, तनख्वाहें हैं वो ज़्यादा होती हैं। प्राइवेट के बाद जो टीचर हायर किया जाता है मैं उसकी भी आपको तनख्वाह बता देता हूँ, जो सिटी एरिया के बाहर हट के होंगे, बल्कि सिटी में भी ज़्यादा 12,000, 13,000, 15,000 ऐसे ये टीचर्स रखते हैं निजकारी के बाद जो लोग होते हैं मुतल्लिका, वो अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। इसके बरक्स वो 70 से 80 हज़ार पे लेने वाला टीचर वो रिजल्ट ला नहीं पाता, ना ही स्कूल में बच्चे आ पाते हैं। तो मजमूई तौर पर हम जब अपने जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है
और उससे हटकर माहौल है उसको बेहतर करेंगे और अपने जो सिटीजन हैं उनको ये यकीन दिला देंगे कि जनाब ये जो सरकारी स्कूल है इसमें आपके बच्चे का मुस्तकबिल महफूज है। बिल्कुल, जब वो यकीन कर लेगा तो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही आपने एक खूबसूरत बात की है कि टीचर जो हमारे हैं वो जाहिर सी बात है, वो एक मुहावरा है कि जो टीचर है वो बादशाह नहीं होता, लेकिन वो बहुत सारे बादशाह जो हैं वो तश्कील देता है। तो ऐसे में टीचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नारू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बजट जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से एजुकेशन को लेकर पेश कर दिया गया है और जो कि यकीनन खुश आइंदी है। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मसाइल के हवाले से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है और इसका जो प्रैक्टिकली मॉडल को इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है वो खासा मुश्किल भी है, लेकिन यकीनन जहाँ पर अच्छा बजट पेश हुआ है उसे इम्प्लीमेंट भी करवाया जाएगा। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कीमत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। ज़ुबान जो है वो किसी भी कौम की पहचान होती है और शायरी जो है वो उसका दिल होता है ज़ुबान का। और आज हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब की खुशबू में, पंजाब की शायरी में, जहाँ पर प्यार भी है, मोहब्बत भी है, मज़ा भी है। हमारे साथ ऐसी दो ख़ास पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिनके कलम में असर है, जिनके अल्फाज में ताकत है और जिनकी गुफ्तगू में शरीन अल्फाज है, जो जहाँ पर भी जाते हैं अपना शहर छोड़ जाते हैं। मैं बगैर किसी ताख़ीर के इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी एएच आतिफ साहब को। आप मुमताज़ पंजाब शायर भी हैं और इसी के साथ साथ हर किसी के फेवरेट है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आतिफ साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और इतनी के साथ हमें ज्वाइन किया है मुजीबुर रहमान साहिल साहब ने। आप शायर भी हैं, अदीब भी हैं, दानिशवर भी हैं और इसके साथ साथ जो मज़ा है, हंसी है, मुस्कुराहट है, उसके लिए बहुत काम किया हुआ है। जहाँ पर भी जाते हैं मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू सो मच साहिल साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। सबसे पहले एएच आतिफ साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। माशाल्लाह से पंजाबी में बहुत कम लोग हैं काम करते हैं। पंजाबी हमारी पंजाब की ज़ुबान है, पहचान है। तो आप पंजाबी को और पंजाबी शायरी को आज कहाँ पर देख रहे हैं? पंजाबी शायरी को तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहा हूँ कि औज पर है, लेकिन हमारी पंजाबी ज़ुबान से, पंजाबी शायरी से, हमारी पंजाबी खेलों से, सकाफत से, कल्चर से वक़्त ने ना सतीली माँ जैसा सलूक किया है। जितना उर्दू या इंग्लिश है तक, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, मोहब्बत है हमारी उससे भी, लेकिन पंजाबी को जो बनता था ना इसका वो नहीं दिया गया। अच्छा, वरना आज पंजाबी ज़ुबान जो है आप देखें कि किसी भी आप चैनल पे आप चले जाएं तो उर्दू का प्रोग्राम हो रहा होता है, जिन्नी देर तक उहदे च पंजाबी दा तड़का नहीं लगता उन्नी देर तक पंजाबी दा हुस्न बिल्कुल। फिर जिस वेले असीं वेखने कि कोई मौसीकी का प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा सारी रात उर्दू गज़लां सुनाते रहन लोग। हाँ। जदों गुलूकार आके ते पंजाबी का कोई गीत शुरू करता है तो भंगड़े पैन लग जाते हैं। असल में पंजाबी जुबान के असरात बड़ी जल्दी मरतब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि आज किताब का दौर नहीं है। बिल्कुल, किताब का दौर खत्म हो गया है। बदकिस्मती है हमारी कि आज पंजाबी की जुबान की जो किताबें हैं ये तमाम जुबानों से ज्यादा छप रही हैं, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम हैं। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे घर के बच्चे जो हैं, हमारी नई नस्ल जो है, वो पंजाबी जुबान जब पंजाबी शायरी पढ़ती है तो उसके लिए भी उसे डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। उन्होंने पंजाबी बोली ही नहीं है। बिल्कुल। और अब देखें पिछले दिनों में जब वो मर्दमशुमारी हो रही थी तो हमारी नई नस्ल को ये नहीं पता था कि हमारी जो इलाकाई जुबान है, जिसे हम पंजाबी में ना मां बोली कहते हैं, यानी कि मां दी बोली हुई जुबान जेडी साडी मां ने जुबान बोली, जिहदे च असीं लोरियां सुनियां, जिहदे च असीं पहला ख्वाब देखिया, सुपने देखे, जिहदे च असीं पहली बारी रोए, जिहदे च असीं पहली बारी हंसे। लेकिन उन्होंने जब वो मर्दमशुमारी आई तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो मादरी जुबान है वो उर्दू है। इसकी जो अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल। असल में जब तक हम पंजाबी बोलते हुए, अब मैं आपका प्रोग्राम में बैठा हूँ, आपका उर्दू प्रोग्राम है, लेकिन मेरा दिल करता कि मैं पंजाबी बोला। बिल्कुल ठीक है ना, मैनू फखर है पंजाबी बोलने ते, पंजाबी होने ते। जिन्नी देर तक असी साडी नवी नस्ल जिहड़ी है वो इत्ते फखर नहीं करेगी, डरदी है बोलदी हुई। असी किसी नाल पंजाबी बोलने तो समझदा कि खबरी दी तालीम घट है। बिल्कुल। अच्छा, ए खत्म करना है किसी तरीके नाल। जिस वेले खत्म होएगा फिर जिहड़ी पंजाबी जुबान है
दुनिया दियां जिन्नियां भी आलमी जुबानां इलाकाई जुबानां ने पंजाबी जुबान दुनिया की 6वीं 7वीं वड्डी जुबान है। अज तुसी देखो कि 3 पंजाब में गिणदा उन्ना एक छड़दा पंजाबी एक लैंदा ते कैनेडा दे विच जिन्नी पंजाबी बोली जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। पंजाबी जुबान ने जिन्नी तरक्की की अपने आप की है। जिमें अल्लाह सोने ने कुछ पौधे असी आप उगाने हैं। हाँ जी। अच्छा किसी ने कहने खुद रहो, यानी कि वो बूटियां जड़ियां रब सोने ने आप ही धरती विच उगाईयां, बिल्कुल आप ही उग जांदे, आप ही उग जांदियां। पंजाबी जुबान वो जुबान है जिहड़ी रब सोने ने धरती विच आप ही उगाई है। बिल्कुल बहुत ही चंगी और बहुत ही खूबसूरत गल तुसीं कीती है। मैं भी थोड़ी बहुत पंजाबी बोलने की तुसीं देखो ना कि जिस वेले असीं आम जुबानां दे विच देखदे हां, हुण कज़न है ते फुफ्फो दा बेटा भी कज़न है, चाचे दा भी, मामे दा भी, सारियां दा। लेकिन जिस वेले असीं अपनी जुबान ते आने पंजाबी दे, अच्छा तो फिर असीं एक नूं मसेर कहने आ, मासी दा बेटा है। हाँ जी जी। ठीक है ना। चचेर कहने साडे चाचे दा बेटा, यानी कि हर रिश्ते दा एक अपना अलग नाम है। मासी है, फुफी है, वो सारियां आंटियां ने, वो जिहड़ा मर्जी रिश्ता है। लेकिन जो असीं अपने कहने आम जुबानां दे विच ये मेरी कज़न है। अच्छा जो असीं दसदे कि मेरी फुफी दी धी भैन है, ਇਹਦੇ 'ਚ रिश्ता है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝ है, वो सानू इस चीज़ की प्रेरणा दिंदा है कि असीं इस रिश्ते नूं निभाउणा भी है। बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात की। अगर पंजाबी में कहें तो बहुत ही खूबसूरत गल तुसीं कीती है। और इसके साथ साथ मैं मुजीबुर रहमान साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप क्या देख रहे हैं, आज तुसीं किदां देख रहे हो पंजाबी दा दौर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आतिफ साहब गुफ्तगू कर रहे सी, पंजाबी जिहड़ी है वो इन्नी बड़ी जबान है, जिहड़ी 6वीं वड्डी जबान है। अगर तुसीं इहनूं थोड़ा जिहा गौर करो तो ये दुनिया की वाहद जबान है जिहड़ी इलाकाई होकर 6वीं वड्डी जबान होगी। ये किसी मुल्क की कौमी जबान नहीं है, ये किसी मुल्क दे विच बाकायदा तौर पर जिहड़ा इहनूं लॉन्च नहीं किया गया, इहदे बावजूद आपे आप घुंघरी। और अगर पंजाबी दे लहजियां की गल करिए तो इहदा खलार इन्ना है, सियाणे आखदे हैं पंजाबी दे सियाणे भई तुसीं 12 कौमां ते जाओ तो जबान बदल जाती है, जबान का लहजा बदल जाता है। इनू तुसीं चैक करना है, तुसीं इसे पट्टी ते इधर नूं जाई जाओ तो जनूब वाल जाते हैं ना, कराची तक जाते हैं, पंजाबी बदलते बदलते तुसीं सिंधी किदों बोलन लग पे तुहानूं पता नहीं चलना। उसकी वजह की है, पंजाबी बोल रहे हैं, अगला लहजा आ गया, तुसीं कुछ वक्त उत्थे गुजारिया, वो भी तुहानूं आ गया, उस तो अगला आया और तुहानूं लगना है कि सिंधी जिहड़ी है ना, ये भी पंजाबी की औलाद चों है। इस तरह का मतलब सिस्टम निकल आना है। इन्नी एक खूबसूरत जबान है और यदा ईडा एक मुहज़ब तरीकाकार है कि जो असीं इहदे विच गुफ्तगू करते हैं, ख्याल सानूं आउंदा है पंजाबी च आउंदा है, ख्वाब पंजाबी च आउंदा है, लड़ाई दे विच गुस्सा पंजाबी च पूरा हुंदा नहीं तो पूरा नहीं हो सकता गुस्सा। यानी इहदी मिठास इस तरह है कि असीं कोई फीलिंग जिहड़ी है ना उन्होंने पंजाबी तो बगैर पूरा नहीं कर सकते। अगर पूरा करने की कोशिश करांगे वो लुत्फ नहीं होना। तुसीं देखो हाँ भला उर्दू च तुसीं किन्ना लड़ लोगे, बिल्कुल अंग्रेजी च किन्ना लड़ लोगे, वो 4 लफ्ज तो बाद सॉरी आ गया तो मुक गया। पंजाबी दे विच तो सॉरी वर्गी गल ही नहीं है, उन्हें भी अपनी गल की है, उन्हें भी अपनी पूरी गल कही तो फिर जाके किते कोई रौला मुक्या या परे पंचायत है। लेकिन अगली नस्ल जिहड़ी है उहदे विच साडीआं मदर्स जिहड़ियां बच्चिआं दी वो कहंदियां कि पंजाबी ना बोलन, भी ये तू की बोल दिता है पंजाबी। और बच्चे नूं ये नहीं पता घड़ा किनू कहीदा, करवंजी किनू कहीदी है, कमंडली की हुंदी है, झज्जर की हुंदी है। मतलब अगली नस्ल नूं असीं पंजाबी नहीं दे के ते अपने आप नूं मैं इस तरह समझदा कि ये एहसासे कमतरी दे शिकार हैं कि असीं अपनी माँ की जबान नूं कह रहे हैं कि यह बुरी जबान है, असीं बुल्ले शाह की जबान नूं कह रहे हैं कि बुरी जबान है और उहदे कोलों ज्ञान लै रहे हैं, उहदे कोलों सीख रहे हैं। हज़रत बाबा फरीद का पूरा कलाम जिहड़ा है वो ग्रंथ साहब का हिस्सा है, यानी वो एक पूरे मजहब वास्ते वो पूरा कलाम पंजाबी दे विच है, उन्होंने असीं किस तरह बुरा कह लांगे, एक मजहब की जबान किवें बुरी हो सकती है। लेकिन उन्होंने मतलब साडे इत्थे जिहड़ा है वो अवेयरनैस इन्नी कमी है भी मावां जिहड़ियां वो समझदियां कि उर्दू बोलूगा तो बच्चा ठीक है, और ड्रैसिंग जिहड़ी ओहदी अंग्रेजी ड्रैसिंग होएगी तो इहदा मतलब पढ़िया लिखिया। तुसीं किसी ऑफिस जाके पंजाबी गल करो, बल्कि मैं अपने कॉलेज के कई दफ़ा ना मीटिंग अगर मैं पंजाबी बोल रहा उहदे दौरान उन्होंने कहा सर उर्दू बोलो, मैं कहना मैं तो पंजाबी का लैक्चरर हाँ, मैं तो पंजाबी गल करूँगा, तुसीं अंग्रेजी बोली, मैं कोई इहदे उत्ते इतराज़ नहीं किया। और इन्नी ब्रॉड है जिस तरह मैं अब्रॉड लफ्ज़ बोल दिता, यानी अंग्रेजी बोली है, इहदे विच तुसीं उर्दू बोल लो, इहदे विच तुसीं पंजाबी बोल लो। लेकिन साडी सेंस जिहड़ी है ना वो नैरो है। वो किस तरह नैरो है, पंजाबी बोल रहे हैं मैं उर्दू बोली, ये अंग्रेजी बोली चली, तुसी उर्दू बोल रहे हैं उहदे विच तुसी अंग्रेजी बोलोगे चलेगी, फारसी बोलोगे चलूगी, अरबी का कोई मकूला बोल दिता चलेगा।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਐਸੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਉਰਦੂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਉਰਦੂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ बिल्कुल कोई नहीं है। पंजाबी जो है ना बहुत मीठी जुबान बिल्कुल। है, लफ्ज़ों में बहुत गहरा असर रखती है और मैं ये समझती हूँ कि हम कहीं ना कहीं उर्दू जाहिर सी बात है हमारी कौमी जुबान है, लेकिन जो पंजाबी है ये वो जुबान है जो हमारे बड़ों ने बोली बिल्कुल। है, ये पंजाब की पहचान है, यहाँ पर कल्चर की पहचान है और बहुत सारे घरों में अभी भी पंजाबी बोली जाती है। तो यहाँ पर AH आतिफ साहब आपने ये बात नोटिस की होगी कि घरों में जब तक डांट पंजाबी च नहीं पैंदी ना ते ना मियां नूं सुकून आंदा है ते ना घर वालियां नूं। ये तो ये जो है ना प्यार मोहब्बत का जो हक है वो पंजाबी में जितना ज्यादा जितलाया जाता है उतनी ज्यादा खूबसूरत ये चीज लगती है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं और कहाँ पर आप मैं सकते हैं कि हम इस चीज को कनेक्ट करें? बड़ी सोहनी गल कीती तुसी। मैं आप सारे सी कोई इंज दी गल करो। अच्छा मैं हुण तुसी घरां दी असीं गल करने आ ते घरां दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਬਾਲੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਪਰੌਣੀ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਪਰੌਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਸੂਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਗੁੱਡੇ ਵਾਲੀਆਂ घर घर की ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਿੱਧੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਗੁੱਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣੇ ਪੱਕਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਖੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਖੀਆਂ ਪਕਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਲੋਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਟੋਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਲ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, बिल्कुल ਸਾਂਝਾਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਂਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਾਂ, ਦਾਦਾ ਆਖਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ, ਇੰਨਾ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚਲੀਸਵੇਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਲੀਮ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪ ਸਹੇੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮੀ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਰ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝਾਂ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਸੇ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਵੀ बिल्कुल ਵੰਡਦੇ ऐसे ही है। ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਵਸੇਬ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ दूर हो गए। बिल्कुल, किताब जो है वो मैं समझती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साथी होता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ आप अपनी जो हिस्ट्री है, आप अपने कल्चर है, आप अपनी सकाफत से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी तरह से पंजाब की जो पहचान है वो पंजाबी है, और पंजाबी बहुत प्यारी और बहुत शीरीन अल्फाज है जो हमेशा से रिश्तों को कनेक्ट करके रखती है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पंजाब के हवाले से, पंजाबी शायरी के हवाले से और पंजाब के कल्चर के हवाले से। मैं समझती हूँ कि पंजाबी बहुत ज़्यादा खुशगवार नेचर के तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत बांटने वाले भी होते हैं, और जो शायरी है वो अहम रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म्स लेकर आने भी, हमारी सोसाइटी में एक दूसरे को कनेक्ट करने में भी, और ऐसे में पंजाबी शायरी भी आजकल अहम किरदार अदा कर रही है। बस ज़रूरत इस समझ की है कि हम देख रहे हैं कि हर फील्ड में थोड़ा सा काम करने की गुंजाइश रहती है, तो ऐसे में पंजाबी को फ़रोग देने के लिए भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुजीबुर रहमान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से देख रहे हैं आजकल, अगर नौजवान नस्ल के हवाले से हमने बात की थी, क्या आप देख रहे हैं कि जो पंजाबी है आज या आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हमारी जो नौजवान नस्ल के साथ कनेक्ट करेगी, मकबूल होगी? मुझे ऐसे लगता है कि पंजाबी जो है ये नस्ल के साथ पहले से लिंक है, इसको अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है सही, हर लिहाज से। आप देख लें सिलेबस जो है वो उर्दू से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो अंग्रेजी से बहुत छलांग लगाएं तो उर्दू तक आ जाए। पंजाबी बहुत दूर रह गई। अगर हम देखते हैं घरों में, तो हमारे घरों में इसकी इजाजत नहीं है पंजाबी बोलने की। अगर हम देखते हैं बच्चों को मॉन्टेसरी से शुरू कर लें आप, वहां पे भी कोई बच्चा पंजाबी बोलेगा वो कहेंगे रफ लैंग्वेज है, और इस पे केस बना था 2014 में, और बड़ा तगड़ा केस चला था। तो पंजाबी जो है ये ग्रो कर रही है, लेकिन ये खुद रो पौधे की तरह ग्रो कर रही है। एक दूसरे के साथ बात करते हैं, नौजवान कॉलेज में चले जाएं आप, हमारे स्टूडेंट्स बात करते हैं वो पंजाबी में बात करते हैं, वो परचेजिंग करते हैं मार्केट में पंजाबी में करते हैं, लेन देन करते हैं पंजाबी में करते हैं। यानी पंजाबी को रोका नहीं जा सकता, ये ग्रो कर रही है स्टूडेंट्स के साथ, नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, ये जुड़ी हुई चीज़ है और इसको आप कभी भी हटा ही नहीं सकते। ऐसे समझ लें आपके जैसे ये रूह और जिस्म का रिश्ता है, वैसे ही पंजाब और पंजाबी का रिश्ता है, आप इसको कैसे अलग कर लेंगे? लेकिन ये जरूर है कि बेरा रवि की शिकार है पंजाबी। उसकी वजह ये है कि जब सिलेबस में पंजाबी नहीं है, चैनल्स पे पंजाबी नहीं है, आप देखते हैं पंजाबी के शो नहीं होते बहुत ज्यादा, चैनल्स पे पंजाबी नहीं। हमारे पास सीखने के मीडियम यही है ना, यहाँ सिलेबस है, इंस्टीट्यूशंस हैं या मतलब चैनल्स हैं, टीवी है, रेडियो है, अखबारें पंजाबी में नहीं आती, तो इस वजह से यानी ये रुकावटें हैं। ये नहीं मैं कहता कि पंजाबी से लोग जो हैं वो हटना चाह रहे हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पंजाबी से लोगों को हटाया जा रहा है और एक नामालूम तरीके के साथ इसको अलग किया जा रहा है, जिसको हम समझ नहीं यहाँ पे मुजीबुर रहमान साहब ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि पंजाबी के हवाले से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन शायरी को आप किस तरह से देख रहे हैं, पंजाबी शायरी को? क्योंकि ये तो शायरी जो है वो इंसान के दिल की जुबान है और से ही डायरेक्टली दिल में घर करती है, तो आप पंजाबी शायरी को कहाँ पर देख रहे हैं? पंजाबी शायरी ग्रो कर रही है, बड़ा तगड़ा ग्रो कर रही है, आप इसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। मुशायरे में आप जाएं, कभी जाके बैठें तो आप देखें उर्दू गजल चल रही है और उसकी गजल के साथ जो है वो एक वाह वाह वो तो चलती है दाद, लेकिन जैसे ही एक पंजाबी शायर जो है उसने अपना मतला उतारा है, सादा मतला बेशक, तो उसके साथ मुशायरे की उठानी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते पंजाबी में जब मुशायरा जो है वो कहाँ पे चले जाता है, और फिर पंजाबी शायरों के बाद मुशायरा पकड़ा नहीं जाता। फिर उर्दू बहुत कम होता है ऐसे फैसलाबाद में कि एक जो उसका मतलब मुशायरे का सदर है जिसकी ज़ेर सदारत प्रोग्राम चल रहा है, उसके अलावा कोई शख्स जो है वो पंजाबी शायरों के बाद टिक पाए। फिर इसमें मतलब बहुत ज़्यादा जो है मतलब जगह बहुत है, लिखते हैं जी वो बोली लेके आ जाते हैं, ये कहता है जी दौड़ा है, ये माहिया है, मैं आपको जनाब गीत के कुछ शेर सुना रहा हूँ, एक बंद गीत का सुने, ये मेरी पंजाबी गज़ल है, ये नज़्म है, ये पंजाबी नज़्म है।
मतलब असनाफ इतनी ज्यादा। उर्दू में अगर वो मुशायरे में पेश करें ये नज्म है, ये गजल है। उर्दू में बहुत कम है अगर कोई आके कहे कि ये गीत है और उसके अलावा कोई तीसरी सिंफ जो है वो मुशायरे में नहीं नजर आती। यानी पंजाबी जो है इसके लिए जगह मौजूद है, पंजाबी सुनने वाले मौजूद हैं, पंजाबी शायरों की जगह मौजूद है। मजा जो है वो पंजाबी के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आप देखें पाकिस्तान के अगर बड़े बड़े शायर जो हैं, मजाहिया शायर देखें आप, अनवर मसूद साहब से शुरू कर लें, मजा पंजाबी के बगैर नहीं मुकम्मल होता। उनकी जितनी शायरी उसमें मोस्टली जो है वो पंजाबी में है। फिर खालिद मसूद साहब हैं, एक बड़ा नाम है, खालिद मसूद साहब को देखें, उनकी शायरी में, उर्दू शायरी में पंजाबी का तड़का तो मजा पैदा होता है, अदरवाइज उसमें मजा नहीं पैदा होता। तो मैं सब, और फैसलाबाद में हम बैठे हुए हैं, फैसलाबाद जुगत की ज़बान है पंजाबी के बगैर। मैं तशबीह पढ़ा रहा, मैं कॉलेज में ना तशबीह उर्दू में पढ़ा रहा, और पढ़ाते हुए मैंने कहा भाई फैसलाबाद में सबसे ज्यादा तशबीहात में बातें होती हैं। बच्चे देखने के भाई फैसलाबाद में तशबीहात में कहते, पंजाबी में वो कहते हैं ना बड़ा नपी ब्रेकर का मुंह, जैसा कह दिया ना, जैसा जहाँ पे आ गया वो तशबीह है, किस जैसा है, बड़ा किसी, यानी कि पंजाबी शायरी में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी जगह है। और शायर जो हैं वो आते ही पंजाबी की तरफ है। पहले उर्दू के उरूज जो हैं वो सीखना, उर्दू बाकायदा सीखने की ज़बान है। ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि हम पंजाबी हैं तो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है हमें आती है, बिल्कुल नहीं आती। इसमें तलफ़ुज़ और पंजाबी जो है वो उसकी रियायत देती है, उर्दू में उरूज है, पंजाबी जो है वो उसकी रियायत देती है। इस वजह से पंजाबी शायरी जो है वो जल्दी आ जाती है, क्योंकि यहाँ से निकलती है इधर ही उतरती है। तो ये ज़बान से कानों तक की ज़बान नहीं है, ये दिल की ज़बान है। तो इस वजह से इसमें मतलब जगह है। और पंजाबी में शायर, जो नया शायर आता है उसको भी ये होता है कि दो फिक्रे पंजाबी में उसने उसको जोड़ लिया, उसको नहीं पता अभी ये शेर हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उसके हिसाब से ये शेर है। तो पंजाबी जो है उसमें जगह है। बिल्कुल पंजाबी शायरी जो है वो आप समझ रहे हैं कि आजकल जो नौजवान नस्ल है उनके दिल के साथ कनेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो बात या जो अल्फाज आपके दिल के साथ कनेक्ट कर ले, समझें, वो तासीर रखती हैं। यहाँ पर या चातिफ साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने अभी पंजाबी के हवाले से बात की, माशाल्लाह आप पंजाबी में बहुत अच्छी तहरीरें भी लिख चुके हैं, कबड्डी मैचेस में जो हैं आपकी शेर व शायरी या गज़लें जो हैं उसमें कमेंट्री की जाती है। तो आप हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए कुछ पंजाबी के शायर सुना दें, शेर सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं जिदा पहलियां ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे सी घर ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, मैं एक नज़म ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ जुड़ी हुई नज़म है। नज़म ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ है कि ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਸਾਡੀ ਰੈਤਲ ਬੈਤ ਖੜੀਜ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਾਈ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੰਡ ਬੋੜ ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਣ, ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਪਿੰਗਾਂ ਠੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਜੰਝ, ਕਿਤੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਤੇ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਤੇ ਵੰਝ, ਤੇ ਬਣ ਢੋਡੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੋਰ, ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਨਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਛੱਪੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਨੁਹਾਏ ਰੱਜ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਫਿਰ ਭੱਜੋ ਭਾਈਆ ਭੱਜ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੀ ਉਡੀਕਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣੇ ਘੇ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣੀ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਮਾਣ, ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ, ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਰਹਿਤਲ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨੋ ਵਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵਸੇਬਾ ਬਦਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਛੋਕੜ ਹਾਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਗੁੜਕਣਾ, ਕੀ ਹਿਕਣੇ ਡੰਗਰ ਡੋਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਰ।
बहुत खूबसूरत। इसमें पंजाब का कल्चर भी है, इसमें माँ की मोहब्बत भी है, इसमें आपने खेल हैं जो हमारे पंजाब के रवायती हैं उसका भी आपने बहुत खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा यहाँ इसमें एक एलिमेंट शामिल किया। बहुत ही मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो ज़ुबान है ना, ये हमें लोगों के साथ कनेक्ट करती है, ये हमारे कल्चर के साथ कनेक्ट करती है, ये हमें दुखों के साथ कनेक्ट करती है, ये हमें खुशियाँ बांटने के साथ कनेक्ट करती है। तो वाकई ही जो ज़ुबान है उसके जो अल्फाज हैं वो तासीर रखते हैं। अभी वक्त पर छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। पंजाब जो है वो एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि इसमें सकाफत है, इसमें सदियों से आती हुई रवायत है, इसमें लोगों के साथ कनेक्ट होने का जज्बा है, प्यार है, मोहब्बत है। और जो पंजाबी ज़ुबान है वो यकीनन दिलों पर राज करती है और दिलों के अंदर घर करती है। आज हम पंजाबी शायरी के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, पंजाबी ज़ुबान के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत ही ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके यहाँ एग्जिस्टेंस से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, शेर व शायरी भी सुनाई जा रही है। तो यहाँ पर मुजीबुर रहमान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंजाबी में बहुत काम आपने माशाल्लाह से किया है। आपके नज़दीक पंजाबी का सबसे खूबसूरत, जिसे कहते हैं कि एक एलिमेंट होता है, वो क्या है? पंजाबी का सबसे खूबसूरत एलिमेंट जो है वो फीलिंग है, सही, एहसास। और इस दर्जा कमाल का कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप इमेजिन करें एक जो हिंदी मूवी लगी हुई है या उर्दू की कोई मूवी लगी हुई है, वो चल रही है, चलते चलते उसमें उर्दू के गाने तो आएंगे ही, अचानक एक पंजाबी का आ जाए। वजह क्या है? जहां पे जाके फीलिंग एक बहुत कमाल दर्जे तक पहुंच जाए और बाकी ज़बानों की बात हो जाए, वहां पे पंजाबी शुरू होती है। और फिर जैसे ही पंजाबी गीत आता है तो वो सारी की सारी फिल्म जो है उसको एक उरूज पे ले जाता है। कोई भी चीज़ है आप देखते हैं पंजाबी में फीलिंग्स जो है वो 6 तरह की होती हैं। गुस्सा है, नफरत है, मोहब्बत है, खौफ है, गम है। तो सारी की सारी जो है इनको आप इंगेज करें यहाँ पे, तो उर्दू कोई या हिंदी मूवी बनती है तो आप उसको देखते हैं ना कि उसकी ऑडियंस जो है वो ऑडियंस उतनी हिंदी या उर्दू की नहीं है जितनी पंजाबी की है यहाँ पे। तो इस वजह से वो जोड़ते हैं, उसको लिंक करते हैं इसके साथ, तो वो फीलिंग जो है उसको निकालते हैं। वो सीन कोई भी ले आए आप, फौतगी है, शादी है, खुशी है, मोहब्बत है, आप उसमें पंजाबी का तड़का लगा दें तो उसकी खूबसूरती जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। और गम जो है उसको वो उठा के ले जाती है, उसको कहाँ पे है, जो खुशी है उसको लेके जाते हैं, उसके जज्बे कहाँ पे है, मोहब्बत का है, क्लोजनेस है। इवन कोई भी आप देखें तो मैं समझता हूँ पंजाबी जो है ये फील करने की ज़ुबान है, इसको फील किया जा सकता है, ये फीलिंग की ज़ुबान है। बिल्कुल इसी तरह से है, और एहसास और जज्बात वो असर रखते हैं, मैं समझती हूँ। और जब आप किसी को किसी एहसास से, किसी फीलिंग से कोई बात करते हैं तो यकीनन वो बात जो है वो दिलों में उतरती है। यहाँ पर आतिफ साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, इसी से मिलता जुलता सवाल मेरा आपसे भी है कि आपके नज़दीक जो पंजाबी का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है, सबसे खूबसूरत एलिमेंट आपके नज़दीक क्या है पंजाबी में? अच्छा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ तो नपिया तुलिया जा दुख मैं तेन दस सकता, तो मैं पूरा नहीं तेन समझा सकता कि मैं कितनी तकलीफ से। अच्छा, जो मैं अपनी जुबान से तेरे नाल गल करांगा तो फिर मैं ज्यादा जिन्ना दुख है उस तो ज्यादा भी तेन मैं दस सकता कि मेरे अंदर की तकलीफ है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि असी जुबान को इस तरह देखते हैं कि पंजाबी वाह कली वो जुबान है। अच्छा, बच्चा छोटा होंदा है, अच्छा ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਨਫ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਰਿੰਜਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤਰਿੰਜਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਰਿੰਜਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤਰਿੰਜਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ जिथे पूरे पिंड दियां कुड़ियां कट्ठियां होकर ते चरखा कतदियां सन, अपने अपने चरखे डाए होने ते उन्होंने गोला सी उन्होंने कहते सन, वो रखिया होना, वो च रूह पिया
ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਤਣਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਤ ਕੇ ਤੇ ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਰਿੰਜਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤਰਿੰਜਨ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕੀ, ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੂ ਟੂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਢੱਗਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਗੱਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Song ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਢੱਗੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲ ਸੀ ਨਾ ਚਰਖੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਰ ਖੇਡ 'ਚ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਲਵਾ ਦੇ ਮਾਈਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਕਾਂ ਨਾ ਅੱਕਾਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਾਈਆ ਮੈਂ ਨਾ ਬੰਦੀ ਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏ। ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ दिल चो निकले तो दुए दे दिल तक। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह से है। बात जो है इंसान की अगर किसी के दिल में घर कर जाती है तो यकीनन वो बात असर भी रखती है। अगर हम की सोसाइटी में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, कोई बेहतरी लेकर आना चाहते हैं, तो हमारे अल्फाज जो हैं अगर ताकत रखते हैं तभी जो है वो सोसाइटी में चेंज आएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाबी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तहसीन है। यहाँ पे मुजीबुर रहमान साहिल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंजाबी शायरी करते वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पंजाबी में आना चाह रहे हैं, पंजाबी में शायरी करना चाह रहे हैं, तो आपकी नज़र में पंजाबी शायरी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो कि ज़रूरी है? हाँ, अच्छा, बहुत लोग जो हैं वो शायरी में आना चाह रहे हैं और उनको पंजाबी शायरी करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? मुझे ये लगता है कि जब एक फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत होती है, पंजाबी कह लो फीलिंग पकदी है, एक जज्बा जड़ा उदा हड़ बंद है, तो उसको आगे आप अल्फाज में परोने से पहले ना वो दिमाग में अपनी जगह बनाती है। बिल्कुल। और फिर जिस मतलब जिस तरह भी और जिस फॉर्मेट में भी वो चीज़ आप कागज़ पे उतारते हैं ना, मैं समझता हूँ वो शायरी है। वजह क्या है, मेरा ख्याल है शेर शऊर से बना है, तो शायरी जो है ये जज्बात के बेसाख्ता इजहार का नाम है। आप इसको अगर साख्त ना दें, थोड़ा सा ठहर जाएं, मतलब उरूज जो है वो आ जाएगा, आप थोड़ा सा ठहर जाएं, अल्फाज जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, थोड़ा सा ठहर जाएं, ये सारा कुछ जो है मामला तय हो जाएंगे, पता चल जाएगा मिसरा जो है वो ये बहर कौन सी है, मिसरा बड़ा है छोटा है, सिन्फ कौन सी चल रही है। अभी जैसे ही निकले, मैं कहता हूं कि जो भी नया आने वाला है जैसे ही निकले उसको कागज पे उतारे, उसका फायदा ये होगा कम से कम ये खौफ तो खत्म हो जाएगा ना कि उसके अंदर जो जज्बे पक रहे हैं वो कोई तलवार उठाने पे या उसको मतलब लेके आते हैं, मुहर्रक बनते हैं लड़ाई पे झगड़े पे, उसने बेचारे ने अपने गम कागज पे उतार दिए, उसका बोझ हल्का हो गया, तो वो टेंशन खत्म हुई है। पंजाबी में किसी भी जुबान में हो, मैं कहता हूं कि जो जिसके हाथ में कलम है ना, आप उसको जितना बेहतर तौर पे एंगेज कर सकते हैं, जितने चांसेस दे सकते हैं उतना ही बेहतर है, ताकि कलम के साथ वाबस्ता लोग दहशतगर्द नहीं होते। कलम के साथ कौमों की तकदीर बदलती है, तो बेहतर यह है कि उनको मौका दें, बजाय इसके कि एक बच्चा जो है उसने नए सिरे से अभी आगाज़ किया उस पर नए प्रेशर डाल दें, बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो देख के खौफजदा हो जाए कि नहीं भी शायरी है तो मेरे पास दी गल बिल्कुल नहीं ऐसे ही है, और फिर वो करे ही ना। उससे बेहतर है ना कि जो उसके दिल में है वो कह दे, हो सकता है आज नहीं 100 साल बाद उसकी वो बात जो है उसको ऐसे वैल्यूएट कर लें, आज के मसाइल जो हैं 100 साल बाद के वो नहीं है, 100 साल पहले के मसाइल वो नहीं थे। और बिलखुसूस पंजाबी शायरी की अगर बात कर रहे हैं, अब दुनिया के खेल देखते हैं जितने भी हैं, उनकी कमेंट्री है, कोई अंग्रेजी में, उर्दू में,
तो वो कमेंट्री चलती रहती बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो अल्फाज पंजाबी है, मैं समझती हूँ कि जब इंसान शायरी कर रहा होता है तो उसके ज़हन में बहुत ज़्यादा अल्फाज आ रहे होते हैं, और बिल्कुल। अल्फाज को जब कलम में उतारना होता है तो यकीनन वहाँ पर थोड़े मसले भी आते हैं। वहाँ पर थोड़ा रुक जाएं, अपने अल्फाज को समझें, अपने ख्यालात को, उसके बाद आप पेपर पे अपनी शायरी लिखें तो यकीनन आप एक अच्छे शायर बन सकते हैं। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। हमारे जो अल्फाज हैं ये बहुत ताकत रखते हैं। महज हम कोई अच्छा काम करने जाएं तो यकीनन सबसे पहले जो चीज़ हमें ताकत देती है वो हमारे वर्ड्स होते हैं। किसी को हमदर्दी देते हैं वो हमारे वर्ड्स होते हैं। किसी की ज़िंदगी में बिगाड़ लेकर आते हैं वो भी हमारे अल्फाज होते हैं। तो ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। इसी के साथ साथ शायरी भी यकीनन इंसानों को दिलों के साथ कनेक्ट करती है, सोशल इशूज़ के साथ कनेक्ट करती है, हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर मुजीबुर रहमान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में शायरी महज लफ्ज़ों का खेल है या आप समझते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है और इसे जिम्मेदारी के तौर पे काम लिया भी जा रहा है कि नहीं? जो आपने बोला ना शायरी लफ्जों का खेल है, जिस शख्स ने शायरी लफ्जों का खेल बना के की है ना वो खुद गैर जिम्मेदार है, समझ लें। सही। शायरी तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है और ये बड़ा एक टेक्निकल मामला है। आप इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ इंगेज करें ना तो आपको ये समझ आएगी। अल्फाज जो हैं उसकी इतनी तासीर होती है कि उससे कौमें बनती हैं, उससे नजरियात जन्म लेते हैं। पाकिस्तान जो है ये एक शायर के नजरिया पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, तकसीम हिंद एक शायर पे है। तो शायरी में ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो एक गैर जिम्मेदार हो, वो ऐसे अल्फाज तहरीर करे जिनमें, लेकिन हमारा मुआशरा जो है वो दोनों को जगह दे रहा है, गैर जिम्मेदार को भी जिम्मेदार को भी। उसका नुकसान ये होता है एक शख्स, लेकिन इंसाफ नहीं मैं इसको कहता, एक शख्स जो है वो अपने लिए एक शायरी जो है उसको पसंद कर रहा है, तो बोल्ड शायरी कह लें आप उसको, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं सुनवाना चाह रहा। वो सेम मुशायरा जो है वो अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन पा रहा, तो फिर हम कैसे कह लेंगे कि ये गैर जिम्मेदाराना शायरी जो है उसको कैसे जगह देंगे? शायरी आज का शेर जो है 100 साल बाद वो आज की हिस्ट्री बयान करेगा। बिल्कुल। 100 साल पहले कल्चर में क्या था वो हमें नहीं पता, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? उस वक्त की शायरी में से। हिस्ट्री में तो बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं, शेर में नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। शेर जो बुल्ले शाह ने लिखे हैं, बुल्ले शाह के दौर की अक्कासी करेंगे। शेर जो हजरत बाबा फरीद ने लिखे हैं उनके दौर की अक्कासी करेंगे। आप उर्दू शायरी में ले लें तो आपको उर्दू में दबिस्तान जो दिल्ली का है उसमें आपको पता चलता है कि दिल्ली के लोग जो हैं वो किस चीज़ को पसंद करते थे और क्या शायरी थी। और लखनऊ का दबिस्तान जो है वो हमें बताता है कि वहाँ के लोग, वहाँ के नवाब जो हैं उनकी आदतें कैसी थी। तो इसका मतलब है कि अगर वो गैर जिम्मेदाराना होती तो फिर तो हम उस तारीख को सोच भी नहीं सकते ना। तो शेर इंतहाई जिम्मेदारी का काम है और उसको ऐसे आप तहरीर करना चाहिए कि आप समझें कि भाई ये मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी औलाद के लिए ये सेम ही नज़रिया है। एक नज़रिया मैं किसी के लिए पैदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरी अपनी बेटी या बहन के लिए नहीं है, तो फिर आप तसव्वुर करें वो ईमानदारी है? ये तो फिर बेईमानी हो गई। तो सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बेईमानी है। और ये तजाद जो है ये अगर शायरी में ना हो तो हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर जो है वो दोबारा से बेहतरी की तरफ आ सकता है। क्योंकि शेर जब हम कहते हैं तब लफ्ज़ों का खेल समझ लें आप, जब कोई सुनेगा उस पर फीलिंग आएगी तो वो लफ्ज़ों का खेल। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि जो अल्फाज हैं यकीनन ये हमारे आइडियोलॉजी को भी कहीं ना कहीं परवान चढ़ा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि नज़रिया जो है वो इंसान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर हमारे जो अल्फाज हैं वो किसी की ज़िंदगी में एक बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। तो महज हमें लफ्ज़ों का चुनाव जो है करते हुए बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। और इसी तरह से शायरी भी आपने बताया कि वाकई बहुत अच्छी बात है कि जिम्मेदारी वाला रोल है यहाँ पर। या चातिफ साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने मौजूदा दौर के हवाले से भी बात की, हमने माजी के हवाले से भी बात की, अब आप कहाँ पर देख रहे हैं पंजाबी कल्चर को, पंजाबी शायरी को? क्या आज के दौर में भी ये इतनी ही मौजू है? बहुत अच्छा सवाल तुसी कीता। मैं इस जिहड़े दौर चों से गुजर रहे, मैं इहनूं कहना कुराए पिया होया दौर, यानी कि असीं अपने रास्ते से भटक गए हैं। पंजाबी च असीं इहनूं कहने कुराए पै गए। अच्छा, कुराए असीं इस तरह पै गए कि अज जिहड़ी शायरी हो रही है, अदब, अदब की एक कसौटी है। अगर असीं देखते हैं ना कि अदब राय जिंदगी है या अदब राय अदब है या अदब है भी है कि नहीं है, निसाब है साडे कोल ना। निसाब एक साडे कोल कसौटी है कि क्या किसी दी कोई गजल निसाब का हिस्सा बन सकती है? उस मयार ते पूरी उतरदी है? अगर तो उहदे ते पूरी उतरदी है
फिर तो अदब तखलीक किया जा रहा। अच्छा, अगर वो शायरी उस मयार तो पूरी नहीं उतरती तो फिर वो शायर कुराए पै गए। अज की होया कि पहले तो असी सुनन वालियां नू खराब किया, सही, उन्होंने मिजाज खराब किया शायरी सुनने वाला, कि अज अच्छी शायरी सुनने लिए स्टूडेंट्स साढ़े 3000 ने। यूनिवर्सिटियां असं मुशायरियां ते जाने, कॉलेजों के जाने, जिस वेले असातिज़ा जिहड़े बहुत अच्छा अदब तखलीक करने वाले आ उन्होंने घट सुनिया जा रहा। अच्छा, सीधी सीधी जिहड़े लोग शायरी करते हैं, अच्छा उहदे च वल्गैरिटी भी हुंदी है, उहदे विच फनी शायरी भी हुंदी है। अच्छा, जिसले वो शुरू होंगी है तो स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो खापा दिंदे ने, लाला लाला हो जाती है। अच्छा, फिर क्या होंदा है कि शायर देखते हैं कि इस चीज के उत्ते दाद मिल रही है। अच्छा, तो दाद बेसिकली हर बंदा दाद दा तालिब है, भुखा है कि शोहरत किहड़ा नहीं चाहता, सारे चाहते। अच्छा, फिर वो भी उदां दा लिखन लग जाता, लेकिन ये गलत है। सानू अपनी जगह ते खलो के वो काम करना चाहिए जिहड़ा कि रब सोने ने साडी ड्यूटी लाई है। असल गल की है कि एक जमाना सी कि शायर दी एक लाइन नाल मुआशरे बदल जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। शेक्सपीयर असी देख लेने, असी बाहर दे लोग खलील जबरान देख लेने, बाबा फरीद तो लैके असी बुले शाह तक आ जाने, गुरु नानक तक चले जाने। हुंदा की सी कि शायर जो चाह रहा कि मैं केड़ा बदलाव चाहना, बिल्कुल, मैं आने वाली नस्ल नूं किस तरह की चाह रहा, किस तरह बनाना चाहना। अच्छा, मैं शायरी करके, शायर उस दौर का शायरी करके ते अपने मुआशरे नूं उस लाइन ते चढ़ाना चाहता सी कि इधर आओ, ऐ नूं नहीं जाना जिधर मैं तेनों लैके जा रहा, तुसीं इधर नूं आओ। होया क्या कि अज असीं ऐसा नहीं कर रहे। अज असीं ये कर रहे हैं कि जो उन्होंने चाहिए ना असीं वो लैके जा रहे हैं कि साडा विक जाए। बिल्कुल, जो ऐसा हो जाए फिर तहजीबां जिहड़ियां ने ना वो खत्म हो जाती हैं। तहजीबो तमद्दन जिन्हों असीं कहने आ, तहजीब भावें लखनवी होवे, दिलवी होवे, लैलपुरी होवे, जिहड़ी मर्जी होवे, फनूने लतीफा ने तहजीब बनानी है, फनूने लतीफा नाल ही इन्हें तबाह होना। बिल्कुल ठीक है। असीं माजी च चले जाने कि रशिया जिस वेले सुपर ताकत सी ते रशिया वर्गा नावल पूरी दुनिया ते नहीं सी लिखिया। बिल्कुल, वो नावल बहुत बड़े नावल हुए। अच्छा, असीं नाल दे अपने गुआंढी मुल्क से चल जाने, उत्थे फनूने लतीफा नूं बहुत अहमियत जिन्नी देर तक दिती जा रही सी उन्नी देर तक बहुत अरूजते सी। असीं अपने लैलपुर से आ जाने कि लैलपुर ने खान साहब नुसरत वर्गे लोग मौसीकी च फनूने लतीफा च पैदा किए, लखारी शायर गीत नगारे इस तरह के पैदा किए जिन्होंने पूरी दुनिया ने गाया। अच्छा, किताबां, फिर लैलपुर वो शहर है जिथे पंजाबी दी सब तो पहली जिहड़ी किताब नावल दी है लैलपुर तो छपी। अच्छा, पाकिस्तान पूरी दुनिया का सब तो पहला अखबार पंजाबी का लैलपुर तो छपया, कहानी दरबार के नाम तो, नावल का नाम जट दी करतूत सी। अच्छा, तहजीबां बनाउणियां भी फनूने लतीफा ने। अज देखो साडी फिल्म तबाह हो गई ते मुआशरा भी तबाह हो गया, मौसीकी तबाह हुई ते साडा वहेब, साडा वसेब भी बदल गया। फनूने लतीफा ने ही उस दौर दीयां खेडां, उस दौर की मौसीकी, उस दौर का ड्रामा, उस दौर दी कहानियां, दास्ताना, नावल, टीवी, चैनल, सारा कुछ जिन्नी देर तक असी अपनी लाइन ते रवांगे मुआशरा बंद रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात है ये चातिफ साहब आपने की है कि जब तक हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को देखें और समझें और उस पर शायरी करें तो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना सिर्फ उन इश्यूज को हल की तरफ जाएगी बल्कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पाएगी। बहुत शुक्रिया चातिफ साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान साहिल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। जो अल्फाज हैं इंसान के वो बहुत ताकत रखते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू में अपने आस पास के लोगों के साथ ऐसे अल्फाज बोलें जो कि असर छोड़ें और पॉजिटिविटी के साथ असर छोड़ें। इसी के साथ मैं अभी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।